हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल और मैं डिज़ायर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम दोस्तों कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का लेक्चर नंबर 3 देखने वाले हैं। आज के लेक्चर में जो टॉपिक्स देखने वाले हैं उसमें पहला टॉपिक है रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या होता है। दूसरा टॉपिक है पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तीसरा टॉपिक एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और लास्ट टॉपिक है रूट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो उसके रूट्स कैसे निकालें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इससे पहले दोस्तों हम जो पिछले लेक्चर में जो कुछ पढ़ा उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वहां पर सबसे पहले हमने क्या देखा था, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z दिया हो, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, उसको हम एक्स वाई प्लेन पे कैसे रिप्रेजेंट कर देते वो हमने देखा था। यानी कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देखा था। तो वहां पर हमने कैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन किया था, यहाँ पर देखते हैं हम। सपोज मान लेते ये हमारा एक्स वाई प्लेन है और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आयोटा वाई, ये यहाँ पर है। सपोज z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना होगा, x होगा। उसी तरह ये वर्टिकल डिस्टेंस y होगा। इसको हम बोलते थे रियल पार्ट ऑफ z और y को बोलते थे हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। बाद में ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस थी उसको हमने क्या नाम दिया था, रियल एक्सिस। और ये जो वर्टिकल एक्सिस है उसको हमने इमेजिनरी एक्सिस कहा था। और ये जो हमने प्लेन डिफाइन किया था उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन। उसका दूसरा नाम है आर्गन प्लेन। इसको आर्गन प्लेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि आर्गन नाम ने मैथमेटिशियन ने सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्स वाई प्लेन पे डिफाइन किया था, इसीलिए इसको बोलते हैं आर्गन प्लेन। अब यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से जेड तक का, उसको हमने कैसे डिफाइन किया था, मॉड ऑफ जेड, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड। वो कैसे फाइंड करते हैं, मॉड्यूलस ऑफ जेड। उसको हम कैसे फाइंड करते हैं, मॉड जेड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जब जेड एक्स प्लस आयोटा वाई हो। तो उसी तरह से हमने एक और टर्म डिफाइन किया था, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। कैसे डिफाइन किया था, जेड बार, कॉन्जुगेट ऑफ जेड इज जेड बार, और वो आंसर क्या आता था, एक्स माइनस आयोटा वाई। और ये जो कॉन्जुगेट ऑफ जेड यानी कि जेड बार, हम जब कॉम्प्लेक्स प्लेन में देखें तो जेड की इमेज जब मिरर इमेज निकालते हैं हम, तो वो और कोई नहीं होता, क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ जेड। यानी कि ये जो जेड है इसकी मिरर इमेज यहाँ पर आएगी, इसका मतलब यहाँ पर एक्स माइनस आयोटा वाई आएगा। तो कॉन्जुगेट ऑफ जेड और कोई नहीं है, क्या है, मिरर इमेज ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस। और लास्ट में हमने एक रिलेशन डिफाइन किया था, यहाँ पर देखिए, मोड जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर। ये जो रिलेशन है वो क्या डिनोट करता है, इट इज अ सर्कल विथ सेंटर z0 and
रेडियस आर। तो यहाँ पर आप ये जो रिलेशन है उसको सर्कल का जो इक्वेशन है उसमें इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, चलो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर सपोज मान लेते हैं जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई और जेड नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट है। तो यहाँ पर ये जो जेड और जेड नॉट की वैल्यू है वो इस रिलेशन में पुट करिए, तो क्या आएगा एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस एक्स नॉट माइनस आयोटा वाई नॉट, उसका मोड इज इक्वल टू आर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रियल पार्ट क्या आएगा एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस आयोटा, इमेजिनरी पार्ट आएगा y माइनस वाई नॉट, उसका मोड इज इक्वल टू आर। अब हमें यहाँ पर से पता है कि जो मॉड्यूलस ऑफ कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा आर। तो यहाँ पर बोथ साइड हम स्क्वायर ले लेते हैं, तो एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है वो किसका इक्वेशन है सर्कल का, और यहाँ पर सेंटर कौन सा होगा एक्स नॉट वाई नॉट। ये जो होगा वो क्या होगा, ये जो सर्कल है इसका सेंटर, और यहाँ पर एक्स नॉट और वाई नॉट क्या है जेड नॉट है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो इसका मतलब ये जो सर्कल होगा उसका सेंटर क्या होगा जेड नॉट, और यहाँ पर रेडियस क्या है आर। तो उसी तरह से ये जो रिलेशन है वो क्या डिनोट करता है, इट इज ए सर्कल विथ सेंटर जेड नॉट एंड रेडियस आर। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो उसका पोलर फॉर्म क्या होता है वो फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं हम, लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। और दोस्तों यहाँ पर जो ये z है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये यहाँ पर कंडीशन क्यों लगाई वो हम देखेंगे बाद में। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं z का पोलर फॉर्म। तो जैसे कि हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में सपोज यहाँ पर जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आयोटा वाई वो यहाँ पर है एक्स प्लस आयोटा वाई, और यहाँ पर ये जो डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा x। उसी तरह ये वर्टिकल डिस्टेंस आएगा y। दोस्तों ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम वेक्टर की तरह आइडेंटिफाई करें। तो सपोज हम मान लेते हैं ये ओरिजिन से ये वेक्टर z तक का ये जो वेक्टर है वो सपोज मान लेते हैं पॉजिटिव रियल एक्सिस पे थीटा एंगल डिफाइन करता है, और हमें पता है कि जो ये वेक्टर है उसकी लेंथ क्या होती है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z जितनी होती है, और यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z क्या होता है मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सपोज यहाँ पर हम मान लेते हैं ये जो वैल्यू है ये r है, तो इसका मतलब ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू r। अब हम ये जो वेक्टर है उसका हॉरिजॉन्टल पार्ट निकालते हैं, क्या आएगा वो यहाँ पर एंगल थीटा है, और ये जो रेडियस है जो वेक्टर है उसका
जीरो से डिस्टेंस कितना है, आर है, यानी कि जो वेक्टर है उसका हॉरिजॉन्टल पार्ट क्या आएगा, आर कॉस थीटा। उसी तरह वर्टिकल पार्ट आर साइन थीटा। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो एक्स है उसकी वैल्यू क्या आई है, आर कॉस थीटा, और वाई की वैल्यू क्या आई है, आर साइन थीटा। सो हियर x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta। तो ये x और y की वैल्यू हम z में पुट करें तो क्या आता है आंसर, r cos theta प्लस आयोटा r sin theta। तो इसको हम ऑर्डर वे में लिखे तो क्या आएगा आंसर, r cos theta r sin theta। तो ये जो आंसर आया ये क्या है, पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो इसी तरह से आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसका पोलर फॉर्म फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर पोलर फॉर्म फाइंड करने के लिए हमको सबसे पहले r फाइंड करना पड़ेगा, और r कैसे फाइंड करते हैं हमें पता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब थीटा फाइंड कैसे करें, यहाँ पर से x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो वहाँ पर से हमें क्या मिलेगा, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो यहाँ पर से आप थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और r की वैल्यू कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, r इज नथिंग बट मॉड्यूलस ऑफ z, और मॉड्यूलस ऑफ z क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर से आप देख सकते हैं जब x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 होगा तब ये जो थीटा होगा वो डिफाइन नहीं होगा, यानी कि जब z इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा 0 होगा तब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, यानी कि एंगल जो होगा वो डिफाइन नहीं होगा, यानी कि उसका पोलर फॉर्म डिफाइन नहीं होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर z इज नॉट इक्वल टू 0 लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर जो ये थीटा है, यहाँ पर नोट लिख लेता हूँ, यहाँ पर हियर एंगल थीटा इज मेजर्ड इन रेडियंस, यानी कि ये जो थीटा एंगल है उसको हम रेडियंस में नापेंगे। तो दोस्तों ये थी पहली नोट। दूसरी नोट क्या देखी हमने आगे, इफ z इज इक्वल टू 0, यानी कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर 0 होगा तब उसका पोलर फॉर्म, देन इट्स पोलर फॉर्म इज अनडिफाइंड, यानी कि हम उसका पोलर फॉर्म निकाल नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर जो एंगल होगा थीटा वो अनडिफाइंड है, तो उस पर से वो पोलर फॉर्म भी अनडिफाइंड होगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम एक ऑब्जर्वेशन देखते हैं, तो उसके लिए मैं ये इरेज कर लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों ये जो वेक्टर है ओ जेड, सपोज ये पॉइंट P मान लेता हूँ यहाँ पर P, तो ये जो OP वेक्टर है उसकी लेंथ हम फिक्स कर लेते, कितनी लेंथ है उसकी, R। अब दोस्तों इसका जो एंगल थीटा है उसको हम इंक्रीज करते, तो इंक्रीज करेंगे और रेडियस ये जो लेंथ है उसको फिक्स रखेंगे, तो क्या मिलेगा हमें, एक सर्कल मिलेगा, सर्कल विथ सेंटर 0 एंड रेडियस r। अब जो ये एंगल थीटा है उसमें हम 2 पाई रेडियंस ऐड कर लेते हैं, तो क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट फिर से, यानी कि वो फिर से यही वेक्टर आ जाएगा OP वेक्टर। लेकिन यहाँ पे जो थीटा होगा उसकी वैल्यू अब क्या होगी, थीटा प्लस 2 पाई। उसी तरह से
दूसरी बार इंक्रीज करते हैं एंगल, अब फिर से वहां पर आ जाते हैं, तो अब क्या एंगल होगा, थीटा प्लस 2 पाई यानी कि थीटा प्लस 4 पाई। इसी तरह से दोस्तों आप जब थीटा को डिक्रीज करेंगे, यानी कि सपोज क्लॉकवाइज यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये जो पॉइंट है वहां से स्टार्ट करेंगे और डिक्रीज करते चलेंगे, तो फिर से वहां पॉइंट पर आ जाएंगे, तब थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा माइनस 2 पाई। तो यहां पर से हमें एक ऑब्जर्वेशन मिला कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है और जो इसका एंगल थीटा होता है उसके पास इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज होती है, और जो वो सारी वैल्यू होती है उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, 2 पाई जितना होता है। तो यहाँ पर से हम तीसरी नोट लिख सकते हैं, चलो यहाँ पर लिखते हैं नोट 3, थीटा हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर्स। अब नेगेटिव नंबर कैसे होगी, जब हम थीटा को डिक्रीज करेंगे तब हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी, नेगेटिव वैल्यूज मिलेगी। और ये जो सारी वैल्यूज होगी उसके बीच में डिफरेंस कितना होगा, 2 पाई जितना, एंड दैट डिफर बाय इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। और दोस्तों यहाँ पर जो थीटा की इनफाइनाइट वैल्यूज आई, वो सारी वैल्यू को हम क्या कहेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो हियर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा इज called an argument of z, और उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, आर्गेंट ऑफ जेड से। तो ये जो सारी थीटा वैल्यू आएगी इनफाइनाइट वैल्यूज, उसको हम क्या कहेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। अब चलिए दोस्तों एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा। तो ये जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उसकी हमें आर्ग्यूमेंट फाइंड करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले x क्या है, -1, उसी तरह से y क्या होगा, यहाँ पर -1। तो tan थीटा हमें रिलेशन पता है, tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x। यहाँ पर y इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1, तो क्या मिलेगा, 1, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब दोस्तों देखते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कौन से क्वाड्रेंट में है। यहाँ पर x और y दोनों ही नेगेटिव है, यानी कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, यानी कि वो यहाँ पर लाई करता होगा। यहाँ पर जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट कौन से होंगे, -1 -1। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है z। तो ये जो वेक्टर होगा इसको हम बोलते हैं पॉइंट P, और ये ओरिजिन। तो ये जो वेक्टर होगा वो पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता होगा। तो किसी बच्चे का आंसर आता है थीटा इज इक्वल टू -3 पाई/4। उसी तरह दूसरे बच्चे का आंसर आता है थीटा इज इक्वल टू
-3π/4 प्लस 2π। उसी तरह से किसी बच्चे का आंसर आता है -3π/4 -2π। उसी तरह से हमें पता है कि ये जो थीटा की वैल्यू है वो इनफाइनाइट वैल्यू पॉसिबल है, और ये जो सारी वैल्यू है वो क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो यहाँ पर दोस्तों सभी बच्चे का आंसर सेम नहीं आता, तो ऐसा क्या करें कि सबका आंसर सेम आए। तो उसके लिए हमने एक टर्म डिफाइन किया, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। यहाँ पर दोस्तों कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो थीटा एंगल की वैल्यू -π और पाई के बीच में होगी, तो वो जो एंगल आएगा उसको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। और उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, कैपिटल आर्गेंट जे, आर्गेंट ऑफ जेड। तो ये क्या होगा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। दूसरे ऑथर्स लोग क्या करते हैं, ये जो हमने इंटरवल लिया है यहाँ पर, उसकी जगह दूसरा इंटरवल यूज करते हैं। कौन सा, 0 से 2π तक का। लेकिन हम यहाँ पर इस कोर्स में ये वाला इंटरवल यूज करेंगे। तो दोस्तों हम आगे का एग्जाम्पल रिपीट करें यहाँ पर इस तरह से, फाइंड द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू -1 -i। तो यहाँ पर हमें पता है tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 1। और यहाँ पर हमें पता है थीटा की कौन सी वैल्यू आई थी, यहाँ पर -3π/4 -3π/4 प्लस 2π। इस तरह से इनफाइनाइट वैल्यू आएगी। ये जो थीटा है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, -3π/4 प्लस 2nπ। यहाँ पर n कहाँ से होगा, सेट ऑफ इंटीजर में से। तो ये जो सारी वैल्यू आएगी इनफाइनाइट वैल्यू थीटा की, उनमें से कौन सी वैल्यू होगी जो -π और पाई के बीच में लाई करेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सी वैल्यू होगी, -3π/4। तो -3π/4 -π और पाई के बीच में लाई करेगी, यानी कि ये जो वैल्यू आई थीटा की वो क्या होगी, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। हियर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -3π/4। तो यहाँ पर सभी बच्चों का आंसर सेम आएगा। तो ये था प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो हमें यहाँ पर ये इंटरवल याद रखना है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कहाँ लाई करेगी, -π और पाई के बीच में। अब दोस्तों आगे देखते हैं, ऑयलर्स फॉर्मूला। वो क्या होता है वो देखते हैं। यहाँ पर ऑयलर नाम के मैथमेटिशियन ने e⁻i थीटा जो होता है उसको इस तरह से डिफाइन किया, cos थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा। तो ये जो फॉर्मूला है उसको क्या बोलते हैं हम, ऑयलर फॉर्मूला। अब दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर हो कोई भी, x प्लस आयोटा y, उसका पोलर फॉर्म हमें पता है कैसे निकालते हैं, r cos थीटा प्लस आयोटा इंटू r साइन थीटा। अब यहाँ पे हम r कॉमन ले तो क्या मिलेगा, cos थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पे जो cos थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं अब, e⁻
आई थीटा, ई टू द पावर आई थीटा। यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, और ये जो फॉर्म आया उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ जेड। और ये जो फॉर्म था इसको बोलते हैं हम पोलर फॉर्म ऑफ जेड। और ये जो जेड का ये जो ऑर्डर पेयर वाला फॉर्म है उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ जेड। उसका दूसरा नाम क्या है, कार्टेशियन फॉर्म। अब चलिए दोस्तों किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे फाइंड करें वो देखते हैं। तो उसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं हम। फाइंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है हमें उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म फाइंड करना है। तो इसके आर्ग्यूमेंट की वैल्यू क्या आती है हमें पता है, हमने आगे देखा कि जो थीटा आता है वो क्या आता है, -3π/4 प्लस 2n पाई। यहाँ पे n कहाँ बिलोंग करता होगा, इन द सेट ऑफ इंटीजर्स। और r की वैल्यू कैसे फाइंड करें, r हमें पता है r इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z। और मॉड्यूलस ऑफ z क्या होता है, x² प्लस y² का स्क्वायर रूट। तो ये जो आंसर आएगा क्या आएगा, -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, यानी कि 2 आएगा। तो ये जो r की वैल्यू आई यहाँ पर वो क्या आई, √2। तो ये जो वैल्यू है थीटा की उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पुट करें, यहाँ पे r इंटू e⁻⁴ थीटा। r की वैल्यू क्या है, √2 e⁻⁴, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -3π/4 प्लस 2n पाई। तो इस तरह से आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म फाइंड कर सकते हैं। अब दोस्तों ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म की मदद से कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करते हैं वो देखते हैं। लेट z1 इज इक्वल टू r1 e⁻⁴ इंटू θ1 और z2 इज इक्वल टू r2 इंटू e⁻⁴ इंटू θ2। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हमें, यहाँ पर डेफिनेटली ये जो z1 एंड z2 होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि हमें पता है कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर 0 होता है तो उसकी थीटा की वैल्यू यानी कि उसका एंगल डिफाइंड नहीं होता। तो यहाँ पर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होंगे, नॉन जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं, ये यानी कि z1 इंटू z2। तो यहाँ पे क्या आएगा, r1 इंटू r2 इंटू e⁻⁴ प्लस θ2 इंटू आयोटा। तो इस तरह से आप किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह डिवीजन कैसे करते हैं, z1 अपॉन z2, ये क्या आएगा आंसर, r1 अपॉन r2 इंटू e⁻⁴ θ1 माइनस θ2। तो यहाँ पर से आप कोई भी दो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का
डिवीजन फाइंड कर सकते हैं। अब तीसरी प्रॉपर्टी है, हमें जेड वर्ड का इन्वर्स फाइंड करना है। तो वो क्या आएगा, यहाँ पर 1/r1 इंटू ई रेज टू माइनस आयोटा इंटू थीटा1। तो दोस्तों आप यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी यानी कि रिजल्ट है उसको आप इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। किसके मदद से, ई रेज टू आयोटा इंटू थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा। और दूसरी प्रॉपर्टी है, हम जब भी रियल एनालिसिस में ये बात करते हैं ई रेज टू एक्स इंटू ई रेज टू वाई, तो इसका आंसर क्या आता है, ई रेज टू एक्स प्लस वाई। तो ये जो दोनों रिजल्ट है उसकी मदद से आप ये तीनों रिजल्ट वेरीफाई कर सकते हैं। अब दोस्तों किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इंटीजर पावर कैसे फाइंड करें, तो यहाँ पर देखते हैं पावर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज मान लेते कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई, और इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म सपोज मान लेते r इंटू ई रेज टू आयोटा इंटू थीटा। अब दोस्तों हम मल्टीप्लिकेशन वाला जो पहला रिजल्ट है ये वाला रिजल्ट उसको हम अप्लाई करें यहाँ पर, यानी कि जेड स्क्वायर फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जेड इंटू जेड, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा आर स्क्वायर इंटू ई रेज टू आयोटा इंटू 2 थीटा। उस तरह आप जेड की कोई भी पावर फाइंड कर सकते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, जेड रेज टू एन इंटू ई रेज टू आयोटा इंटू एन थीटा। यहाँ पर एन इज इक्वल टू क्या, एन कहाँ बिलोंग करेगा, इन द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ये रिजल्ट आप ऊपर वाले जो तीनों रिजल्ट है उसकी मदद से आप इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों एक हम एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर जहाँ पर ये रिजल्ट का यूज हो, तो क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ √3 प्लस आयोटा रेज टू 7। दैट इज हमें ये जो फॉर्म दिया है √3 प्लस आयोटा रेज टू 7, उसको हमको x प्लस आयोटा y में फाइंड करना है, यानी कि x और y फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये जो 3 प्लस आयोटा है उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले r फाइंड करना पड़ेगा। r क्या आएगा, r इज नथिंग बट मॉड्यूलस ऑफ z, और यहाँ पर z ये है, तो यहाँ पर क्या आएगा √3 का स्क्वायर, यानी कि 3 प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 3 प्लस 1 यानी कि 4। तो r की वैल्यू क्या आई, 2। उसी तरह हम थीटा फाइंड करते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x। यहाँ पर ये वाला y और x नहीं है, यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है हमने √3 प्लस आयोटा। तो यहाँ पर x कौन सा होगा, √3, और y कौन सा होगा, 1, यानी कि 1 अपॉन √3। तो ये जो आंसर आएगा थीटा वो क्या आएगा, π/6 प्लस 2n पाई, जहाँ n कहाँ बिलोंग करेगा, इन द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था अंदर वाला, उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसा आया, r यानी कि 2 इंटू ई रेज टू आयोटा इंटू थीटा, और थीटा यहाँ क्या है,
पाई बाय 6 प्लस 2n पाई, और उसकी कितनी पावर है 7। अब यहाँ पर देखते हैं हम, अब इस जो 7 पावर है उसको हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 2�7 इंटू e⁻⁰ आयोटा, और क्या आएगा प्रोडक्ट में 7 पाई बाय 6 प्लस 14 n पाई आएगा, लेकिन हम 2 के मल्टीपल में रखेंगे इसको, यानी कि वो, चलिए यहाँ पे 14 n पाई लिखते हैं। इसके इक्वल में क्या लिख सकता हूँ 2�7 इंटू e⁻⁰ आयोटा इंटू 7 पाई बाय 6 प्लस, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ 2n पाई। अब दोस्तों 2�7 कितना होता है 128, और इसकी वैल्यू क्या आएगी cos 7 पाई बाय 6 प्लस 2n पाई प्लस आयोटा इंटू साइन 7 पाई बाय 6 प्लस 2n पाई। अब चलिए दोस्तों इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। ये जो cos 7 पाई बाय 6 प्लस 2n पाई लिखा है, उसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं cos 7 पाई बाय 6, क्योंकि हमें पता है कि cos का पीरियड क्या होता है 2 पाई, और उसी तरह साइन आयोटा इंटू साइन 7 पाई बाय 6। तो यहाँ पर देखिए 128 इज इक्वल टू 128 इंटू कॉस, इसको हम पाई प्लस पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन पाई प्लस पाई बाय 6 इज इक्वल टू 128। इसकी वैल्यू क्या है कि हमें पता है माइनस कॉस पाई बाय 6, उसी तरह इसकी वैल्यू आएगी माइनस साइन पाई बाय 6, क्योंकि हमें पता है कि ये जो पाई प्लस पाई बाय 6 है वो कहाँ पे लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट पे, तो वहाँ पर कॉस और साइन दोनों की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव। तो यहाँ पर देखिए इज इक्वल टू 128 इंटू, इसकी वैल्यू हमें पता है कॉस पाई बाय 6 क्या होता है √3/2, तो यहाँ पर √3/2, उसी तरह इसकी वैल्यू हमें पता है 1/2, तो आयोटा इंटू 1/2। तो फाइनल क्या आंसर आया हमारे पास, तो यहाँ पे -1/2 कॉमन ले, तो यहाँ पे होगा -64 इंटू √3 प्लस आयोटा। तो ये जो हमारा फॉर्म था यहाँ पे क्या था 3 प्लस आयोटा रेज़ टू 7, इसका रेक्टेंगुलर फॉर्म कैसा होगा इस तरह का होगा, यानी कि यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे इसको हम कार्टेशियन में लिखे, कार्टेशियन ऑर्डर पे में, तो क्या होगा 64 इंटू √3 कॉमा -64, तो ये आया हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो इसी तरह से आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म को यूज़ करके इस तरह के एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों हम एक रिजल्ट देखते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो हमें जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हो, लेट Z1 एंड Z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और जब हम पोलर फॉर्म की बात करते हो तब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होने चाहिए नॉन जीरो होने चाहिए। अब यहाँ पे रिजल्ट है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2, इसका आंसर किसके इक्वल आता है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2।
तो ये जो रिजल्ट है आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। लेकिन जो ये रिजल्ट है वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के लिए सही नहीं है, यानी कि नॉट यहाँ पे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 into Z2 is not equal to principal argument of Z1 plus principal argument of Z2 in general। तो एक एग्जांपल देखते हैं कि जहाँ पर ये रिजल्ट सेटिस्फाइड ना हो रहा हो। तो देखिए यहाँ पर हम Z1 इज इक्वल टू -1 और Z2 इज इक्वल टू आयोटा लेते हैं, तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा Z1 इंटू Z2, ये क्या आएगा माइनस आयोटा। यहाँ पे हमें पता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 क्या आएगा पाई, उसी तरह प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 ये क्या आएगा आंसर पाई बाय 2। उसी तरह प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 यानी कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आयोटा है, यह आंसर क्या आता है -π/2। तो यहाँ पर देखिए आप प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज नॉट इक्वल टू प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। तो ये जो रिजल्ट है पहला वाला वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के लिए सही नहीं है। दूसरा रिजल्ट लिख सकते हैं यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2, इसका आंसर क्या आएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। ये भी आप इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो उसके रूट्स कैसे फाइंड करें, यानी कि उसका स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, ये सब रूट्स कैसे फाइंड करें वो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो हमें यहाँ पर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है Z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, उसका सपोज एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये है r इंटू ई रेज टू आयोटा इंटू थीटा। यहाँ पर पोलर फॉर्म की बात हो रही है इसलिए ये यहाँ पर z नॉट इक्वल टू 0। अब दोस्तों हमें ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है z, उसका हमें nth रूट निकालना है। तो कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं हम यहाँ पर। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। तो जब भी हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का nth रूट पूछा गया हो फाइंड करने को, तो सबसे पहले उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर से आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का nth रूट निकाल सकते हैं इस तरह से। z की पावर 1 अपॉन n इज इक्वल टू क्या आएगा आंसर r की पावर 1 अपॉन n इंटू ई रेज टू आयोटा इंटू थीटा अपॉन n। यहाँ पर जो थीटा है वो क्या है आर्ग्यूमेंट ऑफ z, यानी कि थीटा की वैल्यू कोई भी हो सकती है, इन्फिनिटी जो पॉसिबिलिटी थी आर्ग्यूमेंट ऑफ z की उसमें से कोई भी एंगल हो सकता है। यहाँ थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस 2n पाई। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर 1 अपॉन r इज टू 1 अपॉन n इंटू ई रेज टू आयोटा और यहाँ पर क्या आएगा थीटा प्लस 2k पाई लिखते हैं हम। यहाँ पर k ले लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि n हमने यहाँ पर ऑलरेडी यूज़ किया है, तो यहाँ पर k ले लेते हैं अपॉन n। और यहाँ पे k क्या कहाँ बिलोंग करेगा इन द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो यहाँ पर से हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का nth रूट निकाल सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों कितने डिफरेंट nth रूट मिलेंगे, n डिफरेंट मिलेंगे। अब वो कैसे मिलेंगे, यहाँ पर k की वैल्यू हम 0, 1, 2 अप टू n-1, ये जो n वैल्यूज है उसको हम पुट करें k की जगह,
तो हमें n डिफरेंट n रूट मिलेंगे। एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं यहाँ पर हम। सपोज हमें दिया हुआ है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू -8i। हमें इसका क्यूब रूट निकालना है, यानी कि हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये वैल्यू कौन सी आएगी ये देखते हैं हम। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, ये जो -8i है उसको हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आएगा, 8 इंटू ई रेज टू आयटा इंटू -π/2 प्लस 2k पाई। अब यहाँ पर इसका क्यूब रूट निकाले यहाँ पर इस तरह से, तो क्या आएगा आंसर, 8 की पावर 1/3 इंटू ई रेज टू आयोटा -π/6 हो जाएगा। यहाँ पर 1/3 जो पावर थी उसको हम मल्टीप्लाई करें यहाँ पर, तो -π/6 हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, 2k/3। तो यहाँ पर k की डिफरेंट कितनी वैल्यूज होगी, 0, 1, 2। यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या है, 3। तो कहाँ स्टॉप होगी यहाँ पर, n-1 यानी कि 2 पर। तो वो 3 डिफरेंट वैल्यू कौन सी होगी वो फाइंड करते हैं यहाँ पर। If k is equal to 0, then सपोज पहला क्यूब रूट है उसको हम बोलते हैं C0, और उसकी वैल्यू कैसे कितनी आएगी, 8 टू दी पावर 1/3। यहाँ पर k इज इक्वल टू क्या पुट करना है, 0, तो इंटू आयोटा इंटू -π/6। तो ये वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो क्या आएगी आंसर, √3 माइनस आयोटा। उसी तरह इफ k इज इक्वल टू 1, तब क्यूब रूट कौन सा आएगा, क्यूब रूट ऑफ 8 कौन सा आएगा, 2i आएगा। और उसी तरह k इज इक्वल टू 2, ये जब फाइंड करेंगे तो उसका तीसरा क्यूब रूट कौन सा आएगा, -√3 माइनस आयोटा। तो दोस्तों आप इस तरह से कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो उसका इजीली nth रूट निकाल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का nth रूट निकालना देखा, तो ये जो फॉर्मूला है उस पे से आप निकाल सकते हैं इजीली। यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर लिखते हैं, हियर z की पावर 1/n इज इक्वल टू क्या था, r की पावर 1/n इंटू ई रेज टू आयोटा इंटू थीटा प्लस 2k/n। और यहाँ पर k की कौन सी वैल्यू थी, 0, 1, 2, 3 अप टू n-1। अब दोस्तों ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया है यहाँ पर, सपोज उसको मैं ये मान लेता हूँ ये z0 है। तो ये जो z0 होगा, यानी कि ये जो z की nth रूट होगी ये z0, वो कहाँ पर लाई करेगी, ये आप इजीली देख सकते हैं यहाँ पर से। यहाँ पर क्या है, z0 इज इक्वल टू r टू दी पावर 1/n इंटू ई रेज टू आयोटा इंटू थीटा प्लस 2k/n। यहाँ पर देखिए आप कॉम्प्लेक्स प्लेन में, यह हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन है। और यहाँ पर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, जिसकी रेडियस होगी, कितनी रेडियस होगी यहाँ पर, इसकी रेडियस होगी r टू दी पावर 1/n। तो ये जो सारी nth रूट होगी z की, वो कहाँ पर लाई करेगी,
वो उस सर्कल पर लाई करेगी जहाँ रेडियस r की पावर n हो और सेंटर 0 हो। तो यहाँ पर ये सारी n रूट है, यहाँ पर nth रूट कितनी होगी, n डिफरेंट रूट होगी। तो वो सारी कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ लाई करेंगी, इस सर्कल पर लाई करेगी। जैसे कि हम एग्जाम्पल में देखें, यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है, यहाँ पर हमने क्या फाइंड किया है, यहाँ पर z इज इक्वल टू जो -8i दिया था कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका हमने क्यूब रूट निकाला था। कितने डिफरेंट क्यूब रूट मिले थे हमें, यहाँ पर 3 मिले थे। तो वो सारे कहाँ पर लाई करते हैं हम देख सकते हैं। हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंट करें तो देखते हैं, यहाँ पर ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स प्लेन, और यहाँ पर सबसे पहली वाली रूट कौन सी है, nth रूट, क्यूब रूट, √3 माइनस आयोटा। वो कहाँ पर होगी, यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट पे, यानी कि यहाँ पर √3 माइनस आयोटा। उसी तरह दूसरा जो क्यूब रूट होगा वो 2i है, वो यहाँ पर लाई करेगा 2i। उसी तरह से ये थर्ड वाला यहाँ पर लाई करेगा -√3 माइनस आयोटा। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर, वो कितनी डिस्टेंस होगी, 2 डिस्टेंस होगी। तो ये जो सर्कल ड्रॉ करेंगे हम 2 रेडियस वाला और सेंटर 0 वाला, तो यहाँ पर ये तीनों क्यूब रूट इंक्लूड हो जाएगी। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर, एंगुलर डिफरेंस कितना होगा, 2π/3 जितना होगा। यहाँ पर भी 2π/3 और यहाँ पर भी 2π/3। तो इस तरह से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ये nth रूट होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो किसी सर्कल पे लाई करती है जिसका सेंटर 0 हो और रेडियस कितना हो, r⁴n हो। और वो सारी nth रूट होगी, वो कितने एंगुलर डिस्टेंस पे होंगी, 2π/n के डिफरेंस पे होगी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कितना डिफरेंस है, यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में कितना एंगुलर डिफरेंस है, यहाँ पर 2π/3। तो दोस्तों ये था कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट कैसे निकालते हैं और उसके बारे में कुछ ऑब्जर्वेशंस। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो आज दोस्तों हम, अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।